पिछले 2 वीडियोस में हमने फ्रांस सोसाइटी को देखा। वहाँ पर कैसा सिस्टम चल रहा था, सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो रहे थे, इन सब के बारे में देखा। अब हम देखते हैं कि रिवॉल्ट की शुरुआत कैसे हुई। द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन। फ्रांस रिवोल्यूशन के फर्स्ट वीडियो में हमने 3 डेट्स देखी, 5 मई 1789, 14 जुलाई 1789 एंड 9 नवंबर 1799। इस दिन फ्रांस रिवोल्यूशन ख़त्म हुआ। 14 जुलाई 1789 में बेस्टाइल फोर्ट वाला इंसिडेंट हुआ। लेकिन 5 मई 1789 को ऐसा क्या होता है, कैसे शुरुआत होती है फ्रेंच रिवोल्यूशन की, चलिए देखते हैं। लुई 16 की ट्रेजरी खाली होते जा रही थी, इसीलिए वो प्लान कर रहे थे नए टैक्स इंट्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन वो नए टैक्स यूं ही अपने मन से इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। फ्रांस में एक रूल था कि अगर किंग को नए टैक्स इम्पोज करने हैं तो एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ेगी और इस मीटिंग में प्रपोज़ल यानी प्रस्ताव रखना होगा न्यू टैक्सेस का, और अगर ये मीटिंग प्रपोज़ल एक्सेप्ट करेगी तो ही नए टैक्स लगाए जाएंगे। उस वक्त एस्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी होती थी जिसमें तीनों एस्टेट यानी नोबिलिटी, क्लर्जी, कॉमनर्स, इन तीनों एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते थे। क्योंकि फ्रांस में सभी लोगों का मीटिंग में जाना तो पॉसिबल नहीं था, इसलिए तीनों एस्टेट में से कुछ लोग एज अ रिप्रेजेंटेटिव चुन लिए गए थे जो अपने अपने एस्टेट को एस्टेट जनरल की मीटिंग में रिप्रेजेंट करते थे। एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाने की पावर केवल किंग के पास ही थी। तो इसी पावर का यूज़ करके 5 मई 1789 में लुई 16 ने एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई। ये बात याद रखिएगा कि इससे पहले एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी 1640 में, मतलब 175 ईयर्स पहले। इसीलिए 5 मई 1789 की डेट इम्पॉर्टेंट है। इसी दिन किंग एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाते हैं और जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में भी देखा था कि इसी दिन ऑफिशियल शुरुआत हो जाती है फ्रेंच रिवोल्यूशन की। इसी के 2 महीने बाद होता है बेस्टील फोर्ट वाला इंसिडेंट। तो ऐसा क्या होता है 5 मई 1789 को एस्टेट जनरल की मीटिंग में? इस मीटिंग में किंग सिंपली प्रपोज़ल यानी प्रस्ताव रखते हैं न्यू टैक्सेस का। इस मीटिंग में उस दिन 300 रिप्रेजेंटेटिव आए थे फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट के, जो आगे की तरफ बैठे थे, और लगभग 600 रिप्रेजेंटेटिव आए थे थर्ड एस्टेट से, जो पीछे खड़े थे। इनमें थर्ड एस्टेट के कुछ अमीर और एजुकेटेड पर्सन ही आए थे। पीजेंट्स, आर्टिसंस एंड वुमेंस की एंट्री इसमें अलाउ नहीं थी। तो उन लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स 40,000 लेटर्स के थ्रू भेजी थी इन 600 लोगों के साथ। अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी? प्रॉब्लम ये थी कि जो वोटिंग होनी थी इस न्यू टैक्सेस के प्रपोज़ल को पास करने की, वो उस बेसिस पर हो रही थी कि तीनों एस्टेट के पास अपना एक वोट है, यानी मेंबर्स कितने भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वोट तीनों के पास इक्वल थे। यानी क्लर्जी के पास एक वोट, नोबिलिटी के पास एक वोट और कॉमनर्स जिनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी उनके पास भी एक वोट। तो जैसा देखने में ही लग रहा है कि ये जो सिस्टम है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर नोबिलिटी एंड क्लर्जी चाहें तो वो आसानी से कोई भी प्रपोज़ल पास कर सकते हैं। उन्हें प्रपोज़ल पास करने के लिए थर्ड एस्टेट की वोट की ज़रूरत नहीं थी। और इसी वोटिंग के प्रिंसिपल को जीन जैक रूसो ने अपनी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में भी क्रिटिसाइज़ किया था। वो ये चाहते थे कि हर पर्सन के पास वोटिंग राइट होने चाहिए, जिससे थर्ड एस्टेट जिनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी उनके पास ज़्यादा पावर्स होती। लेकिन ऐसा नहीं था। क्लर्जी और नोबिलिटी की संख्या कम होने के बावजूद भी उनके पास एक एक वोट था। वहीं दूसरी तरफ थर्ड एस्टेट जिनकी संख्या 95% थी उनके पास भी केवल एक वोट था। तो थर्ड एस्टेट के लोगों ने इसका विरोध किया। उन्होंने इक्वल वोटिंग की मांग करी। वो ये चाहते थे कि असेंबली में प्रेजेंट हर मेंबर के पास अपना एक वोट हो। लेकिन किंग ने इस थर्ड एस्टेट के इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया और यही सबसे बड़ी गलती थी किंग की। थर्ड एस्टेट के लोगों ने मीटिंग को बॉयकॉट कर दिया और वो नाराज़ होकर मीटिंग छोड़कर बाहर आ गए। वो सारे लोग टेनिस कोर्ट में इकट्ठे हो गए 20 जून को, और वहीं पर इन 600 लोगों ने फॉर्म करी नेशनल असेंबली, एक ऐसी टीम जिसका काम था ड्राफ्टिंग ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी फ्रांस के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। इस थर्ड एस्टेट की नेशनल असेंबली के लीडर थे मिराबियू एंड अबेसियस। मिराबियू वैसे तो राज घराने से थे, सेकेंड एस्टेट के मेंबर थे, लेकिन वो थर्ड एस्टेट को सपोर्ट करते थे। वो फ्यूडल सोसाइटी के ख़िलाफ़ थे
और सेकेंड लीडर थे अबेसियस, जो कि फर्स्ट एस्टेट से थे, चर्च में प्रीस्ट थे, लेकिन वो थर्ड एस्टेट के सपोर्ट करते थे। इन्होंने एक बहुत इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट लिखा था थर्ड एस्टेट के सपोर्ट में, जिसमें उन्होंने व्हाट इज़ थर्ड एस्टेट इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था। तो नेशनल असेंबली तो वर्सलीज में बिजी थी फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, लेकिन उस वक्त सोसाइटी में क्या चल रहा था, कंट्री में क्या हो रहा था। फ्रांस में उस वक्त टर्मोइल यानी सोसाइटी में सब कुछ उथल पुथल हो गया था, कुछ भी स्टेबल नहीं था। फ्रांस में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने की वजह से हार्वेस्ट यानी फसल ख़राब हो गई थी और कंट्री में फिर से क्राइसिस वाली सिचुएशन आ गई। लोगों को ब्रेड खरीदने में बड़ी परेशानी हो रही थी और ऊपर से बेकर्स बहुत बार सप्लाई को रोक देते थे, जिससे वुमेंस को ब्रेड खरीदने के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। कहीं बार गुस्से में वुमेंस शॉप्स में ज़बरदस्ती भी घुस जाती थी। सोसाइटी में पूरी सोसाइटी अस्त व्यस्त हो गई थी। तो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए किंग ने ट्रूप्स को ऑर्डर दे दिया पेरिस में जाने के लिए। किंग ने तो सोसाइटी में जो अनरेस्ट की सिचुएशन चल रही थी उसको कंट्रोल करने के लिए ट्रूप्स को भेजा था, लेकिन लोगों ने मान लिया कि किंग ने उन्हें मारने के लिए भेजा है और इसी दिन 14 जुलाई को लोग अफवाह पर विश्वास करके बेस्टिल फोर्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। पेरिस में तो बेस्टिल फोर्ट डिमोलिश होता है, कंट्री साइड में यानी गाँवों में एक अलग अफवाह फैलने लगती है कि मैनर्स ने एक ग्रुप को, ब्रिगेड्स को हायर किया है लोगों की फसल ख़राब करने के लिए। मैनर्स उस वक्त बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स को बोलते थे जो मैंशंस में रहते थे, जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीन होती थी। तो लोग डर जाते हैं और उससे पहले कि उनकी फसल ख़राब हो वे खुद ही शैटो पर अटैक करने लग जाते हैं। शैटो यानी राजघराने के लोगों के बड़े बड़े महल को तोड़ने लग जाते हैं। उनके डॉक्यूमेंट्स जिसमें किसानों के ड्यूज़ के बारे में लिखा था वो भी जला देते हैं। इसके बाद राजघराने के लोग डर जाते हैं और वो कंट्री छोड़कर दूसरी नेबरिंग कंट्रीज़ में माइग्रेट होने लगते हैं। तो जब लुई 16 ये सब देखते हैं कैसे उनकी प्रजा रिवॉल्ट करने लग रही है, तो वो ये सब को रोकने के लिए, प्रजा में शांति करने के लिए नेशनल असेंबली को रिकग्नाइज़ कर लेते हैं और उनके द्वारा बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसे बन जाता है फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जहाँ पर राजा तो होता है पर राजा की पावर्स लिमिटेड होती है। कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, राजा को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना पड़ता है। 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली कोशिश करती है फ्रांस में इक्वालिटी लाने के लिए। क्लर्जी की पावर छीन ली जाती है। टेट्स टैक्स भी अबॉलिश कर देते हैं, जो कि थर्ड एस्टेट चर्च को पे करता था। फ्यूडल सिस्टम को भी हटा देते हैं और चर्च के पास जितनी भी ज़मीन थी उसे भी छीन लिया जाता है। अब एस्टेट जनरल हट जाता है और सारी पावर्स नेशनल असेंबली के पास आ जाती है और नेशनल असेंबली भी कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट कंप्लीट कर लेती है 1791 तक। इस कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव था राजा की पावर्स यानी मोनार्क की पावर को कम करना। इसीलिए नया पॉलिटिकल सिस्टम बनाया गया, जिसके अकॉर्डिंग पावर किसी सिंगल पर्सन के पास ना होकर डिवाइडेड थी जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटर के बीच। 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लॉज यानी कानून बनाने की पावर नेशनल असेंबली को दी गई। नेशनल असेंबली एक इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी थी, मतलब लोग उसे इनडायरेक्टली चुनते थे। फ्रांस के एक्टिव सिटीजन्स पहले एक इलेक्टर्स को वोट देते थे, जो कि 50,000 लोगों की टीम थी। फिर ये लोग नेशनल असेंबली को चुनते थे, जो कि 745 मेंबर्स की असेंबली थी। इलेक्टर्स और नेशनल असेंबली का पार्ट वही लोग होते थे जो बहुत ज़्यादा टैक्स पे करते थे। नेशनल असेंबली कानून बनाने के साथ साथ एग्जीक्यूटिव में जो किंग थे यानी लुई 16 को भी कंट्रोल में रखती थी। किंग की पावर केवल वीटो पावर थी, यानी सारे काम किंग के नाम पर ही होते थे, लेकिन काम करती थी नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली में से ही कुछ लोग मिनिस्टर्स बनते थे और नेशनल असेंबली इन्हें भी कंट्रोल में रखती थी। साथ में एक्टिव सिटीजन जजेस को भी चुनते थे। फ्रांस में उस वक्त एक कॉन्सेप्ट था एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन्स का। एक्टिव सिटीजन्स वो होते थे जो वोट कर सकते थे। इनमें आते थे मेंस जिनकी एज 25 से ज़्यादा थी और जो टैक्स पे करते थे,
और वो टैक्स भी होना चाहिए 3 डेज़ ऑफ लेबर वेजेस के बराबर, यानी 3 दिन काम करने पे जितना पैसा कमाते थे अगर वो उतना टैक्स भरते हैं तो वो एक्टिव सिटीज़न कहलाते थे। वोट करने का अधिकार केवल इनके पास होता था। और वहीं पैसिव सिटीजन्स में आते थे वो लोग जो टैक्स उतना नहीं भरते थे, और विमेंस को उस वक्त वोटिंग करने का राइट नहीं था। ये लोग पैसिव सिटीजन्स कहलाते थे और वोट डालने का अधिकार इनके पास नहीं होता था। इसके साथ साथ फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों के राइट्स के बारे में भी दिया हुआ था। राइट्स जैसे राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इन सबको नेचुरल राइट्स बताया गया और इन्हें इनएलिएबल राइट्स की कैटेगरी में डाला गया। इनके बारे में बोला गया कि ये सारे राइट्स ह्यूमन बींग्स को जन्म के साथ मिलते हैं और इन्हें छीना नहीं जा सकता। ऐसे बन गया फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और किंग यानी लुई 16 बन गए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। लेकिन क्या लुई 16 इससे खुश थे कि उनकी सारी पावर्स अब नेशनल असेंबली के पास चली गई है? ये हम हमारे नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।